जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है शुक्र और सूर्य की युति। बहुत आराम से भी मैं इसका आंसर दे सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी इसकी बाल की खाल ढूंढें, क्या है और क्यों है। साधारण पहला पॉइंट ले लेते हैं तो सूर्य शुक्र की राशि में जाकर शत्रु राशि में हो जाता है और शुक्र सूर्य की राशि में जाकर शत्रु राशि, इसे अधिशत्रु कहते हैं। दोनों परम शत्रु, एक दूसरे के जबरदस्त शत्रु। तो जो बिल्कुल मिजाज में मैच नहीं करते, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता, तो वहां वो कैसे एक दूसरे को सुख देंगे। लेकिन फिर भी इस युति में, सूर्य और शुक्र की युति में, अगर शुक्र बलवान हुआ, उसकी सामर्थ्य अच्छी है, सूर्य के थोड़ी वीक है, तो क्या होगा। अब देखिए, सूर्य को राजा समझिए और शुक्र को ऐश्वर्य। राजा के पास ही ऐश्वर्य होता है, और अगर राजा ऐश्वर्य में अधिक डूब गया, भोग विलास में अधिक डूब गया, तो राजा ही डूब गया। तो राजा को भोग विलास भी करना है, ऐश्वर्य भी दिखाना है, धन संपदा भी होनी चाहिए, पर एक सीमा ऐसी आती है जब वो वीक हो जाता है। जैसे तुला राशि, तुला राशि में जाने पर क्या होता है कि वो नीच हो जाता है, भोग विलास में इतना डूब जाता है कि उसे अपने कर्तव्यों का भान नहीं रहता। ये एक तरीका है बात को समझाने का। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों एक दूसरे को की जरूरत भी है, क्योंकि भोग विलास आनंद तभी संभव है जब रक्षक हो। अब रक्षक क्रॉस चेक, एक कानून यानी राजा। तो जिस राशि में सूर्य और शुक्र एक साथ होंगे और अगर सूर्य का बल अधिक है, तो वह शुक्र के कारक प्रभाव, कारकत्व को प्रभावित करेगा। और शुक्र 7वें भाव का कारक है, ऐश्वर्य का, धन का, संपदा का, आनंद का, वैभव का, काम का और वैवाहिक जीवन। ठीक है, ऐसे भी ले लीजिए, इन सबका कंट्रोलर है। तो सूर्य प्रभावित करेगा तो उधर करेगा। अब शुक्र अगर प्रभावित करेगा तो कैसे करेगा, मान लीजिए, तो वो धन संपदा आनंद तो बढ़ाएगा ही, और सूर्य के कारकत्व पे जाएगा। तो पहले भाव आपकी सामर्थ्य, आपकी इमेज। आप धनी होते हैं तो आपकी इमेज इंप्रूव होती है, आपकी शान बढ़ती है, आपकी ऑफिशियल शान बढ़ती है। 9वां घर आपका भाग्य और 10वां आपका रुतबा और आपका स्टेटस। तो सूर्य 3 भावों का कारक है, पहला, 9वां और 10वां, और शुक्र केवल 1 भाव का कारक है। इन दोनों की केवल एक ही दृष्टि होती है, वो भी 7वीं। तो ये दोनों एक साथ एक राशि में हो या समसप्तक योग बनाए, एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि डालें, जो कि इनकी एक एक ही दृष्टि होती है, तो ये प्रभाव एक जैसा आता है। अगर हम इनके थोड़ी सी डिटेल में और एक चर्चा और कर लेते हैं, लिस्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, मैं फिर भी बोल देता हूं कि जो रंग की बात करते हैं तो सूर्य लाल रंग का है और शुक्र उज्ज्वल रंग का है। प्रकृति की बात करेंगे तो उष्ण है सूर्य, गर्म है, लेकिन प्रकृति में शुक्र वात पित्त का कंट्रोलर है। तत्व की बात करते हैं तो वो अग्नि तत्व का ही जल तत्व का, बिल्कुल विरोधी बातचीत है। स्वभाव की बात करते हैं तो सूर्य क्रूर है और शुक्र शुभ। एक शुभता की बात करता है, आनंद और भोग की, और एक क्रूर है, रूल्स की बात करता है, सख्ती की बात करता है। लिंग की बात करते हैं तो सूर्य को पुरुष गिना जाता है और शुक्र को स्त्री। वर्ण की बात करते हैं तो सूर्य क्षत्रिय हैं, राजा हैं, और शुक्र दैत्याचार्य हैं, शुक्राचार्य हैं, इसलिए उन्हें गुरु यानी विप्र गिना जाता है। गुण में बात करते हैं तो वो सतोगुण सूर्य जो है, और शुक्र रजोगुण के कंट्रोलर हैं। ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म और वसंत अधिष्ठाता की बात करते हैं। कहाँ का मुख्य कंट्रोलर है तो आत्मा का। अब ध्यान दीजिए, मन नहीं का है, आत्मा। आत्मा जो हमेशा सही मार्ग दिखाती है, और मन जो भोग विलास या पाप की तरफ हमें आकर्षित करता है। तो सूर्य आत्मा का कंट्रोलर है। दुख होगा तो उसकी आत्मा को होगा, खुशी होगी तो आत्मा को होगी। तरीका ही होता है बात को कहने का, यानी हमारा दिमाग, आत्मा से भाव दिमाग, हमारी सामर्थ्य, हमारा बल, हमारे पिता। और शुक्र तो भोग विलास का। अब कहां कहां शुक्र बहुत बलवान होता है, मीन राशि में, अपनी उच्च राशि में होता है, जहां वो 100% फल दे सकता है। 2 और 7 नंबर यानी वृषभ और तुला राशि के अंदर उसकी स्थिति क्या होती है, वो स्वराशि का है, तो 90% परफॉर्मेंस सकता है। 3, 10 और 11 यानी मिथुन, मकर और कुंभ में वो मित्र है, 75%। धनु, मीन और मेष, वृश्चिक, इन 4 राशियों में सम है, 50% परफॉर्मेंस देगा। 4 नंबर की राशि यानी कर्क के अंदर शत्रु है तो केवल 25%। 5 नंबर में अति शत्रु है तो 0, और 6
6 नंबर की राशि में यानी कन्या में होता है नीच तो 0%। अगर हम यही बातें सूर्य ग्रह लेते हैं तो वो मेष राशि में 100% परफॉर्मेंस देगा, अपनी उच्च राशि में होता है। 5 नंबर की राशि सिंह के अंदर 90%, मित्र वो होता है कर्क में, मेष में, वृश्चिक में, धनु में, मीन में 75%, सम होता है कन्या और मिथुन 50%, और शुक्र 2, 10 और 11 इन 3 राशियों में ये शत्रु होता है सूर्य, तो केवल 25%, और तुला राशि में नीच का है। इन परसेंटेज से जबरदस्ती के हमने एक कोशिश की है, मैं बिल्कुल दावा पेश नहीं करता ये बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन एक प्रयास किया है कि आप समझें कि क्या हो रहा है। इसका कॉम्बिनेशन का पूरा चार्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो मेष राशि में जहां सूर्य सबसे अधिक बलवान होगा और शुक्र थोड़ा सा वीक पड़ेगा, तो जहां जहां भी सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं कुंडली में और सूर्य की सामर्थ्य अधिक है, मैंने उनको अंडरलाइन कर दिया है, तो उन जगहों पे जहां जहां पर भी उस राशि का कॉम्बिनेशन आएगा वहां पर शुक्र के कारकत्व पे बुरा प्रभाव आएगा, यानी उसकी धन संपदा पोजीशन घटेगी, वैवाहिक जीवन का दिक्कतें आएंगी। अब वैवाहिक जीवन की दिक्कत हम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो वहीं का कंट्रोलर है। अब एक और पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप, विवाह का डायरेक्ट लेना देना 7वें भाव से, सप्तम से सप्तम भावात भावम के हिसाब से फिर लग्न हो जाता है, तो लग्न से भी और सप्तम से भी 2 भाव हो गए, और 12वां घर शय्या सुख का है, इसलिए 12वें घर से भी। मैंने जर्नल प्रैक्टिस में ऐसा देखा है, मैं दावा पेश नहीं कर रहा हूं, कि 5वें और 9वें भाव में भी अगर स्थिति खराब हो शुक्र की तो वैवाहिक जीवन प्रभावित होती है। तो अब हमारे पास 3 घर तो कंफर्म है, 2 मेरी तरफ से हैं, और उस पर आप भी अपना शोध देखिएगा, आप अपनी कुंडलियों को टोटली तो आपको भी समझ आएगा। तो इन सारे घरों में अगर सूर्य शुक्र की स्थिति है और शुक्र उसमें वीक आ रहा है तो धन संपदा घटेगी, मान सम्मान थोड़ा घटेगा, रुतबे में कमी आएगी, वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। इसके अलावा जहां पर भी होगा वहां अगर शुक्र बलवान है तो अतीव धन आएगा। तो चरित्र की कुछ कमियां देखने में आ सकती हैं जो शुक्र का अपना काम है, लेकिन धन संपदा बहुत होगी। तो शुक्र बलवान होगा तो धन संपदा आएगी, पर चरित्र को लेकर यानी भोग विलास वाला मामला खराब होगा। सूर्य बहुत वीक होगा तो वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। ये एक मोटा मोटा सा कॉम्बिनेशन हो गया। कौन कौन से भाव में इसका प्रभाव ज्यादा है? पहला, 7वां, 12वां और 5वां और 9वां, जो मुझे लगता है। अब हम क्या करते हैं, इन सारी बातों को 2-4 कुंडलियों पे देखते हैं। तो असर किस तरीके से हो रहा है फिर से बता देता हूं। असर होता है कहां बैठा है और वो क्या डायरेक्टली सप्तम भाव से बिलोंग करता है। तो अगर लग्न की राशि है, इन दोनों में से कोई सी, सप्तम की है, 12वीं की है, पंचम की और 9वीं की है, तो वैवाहिक जीवन में फर्क आएगा। 7वें घर में ये योग बनता है या लग्न में, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, और भी शुभ ग्रहों के प्रभाव होते हैं, शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़े तो फर्क पड़ जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है। तो कुछ कुंडलियां लेते हैं और उससे इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे अपना असर करता है, और मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में समझ। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो ये पुरुष हैं, 16 मई 1981 सुबह 5:05 वलसाड़ गुजरात का जन्म है। इनकी कुंडली में सूर्य और शुक्र दूसरे भाव में वृषभ राशि में, पर यहां शुक्र अस्त है, ये अत्यधिक कमजोर हुआ। अब इनका तलाक हो गया। अब विचार ये करना है कि तलाक हो कैसे गया या क्या बात हुई होगी। तो वो 7वें भाव का स्वामी भी है, गौर कीजिए। और हमने क्या देखा कि पहले भाव 7वें और 12वें भाव से अगर उसका लिंक है तो स्थितियां अधिक गंभीर होती हैं। तो बेशक कुछ और नहीं होता, पर इन 3 घरों में होने पर, और ऐसी मेरी समझ है कि 5वें और 9वें घर में होने पर भी वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है। तो क्योंकि सप्तम भाव से उनका डायरेक्ट लिंक था शुक्र का, इस कारण शुक्र के ज्यादा वीक, सूर्य शुक्र की युति हुई, तो ये दिक्कतें आ गई, तो इनके कुंडली में समस्या आई। ठीक है, अब ये एक और है, इस पे ध्यान दीजिए। इस पूरी कुंडली में इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी यानी गुरु और शुक्र कहाँ है? ये रहा, गुरु और बुध ये रहे सूर्य के साथ, और शुक्र भी साथ में। अब शुक्र ना पहले घर का है ना इस घर का है, कहीं का भी नहीं है, वो इन 2 घरों का कंट्रोलर है।
लेकिन फिर भी सूर्य शुक्र एक साथ हैं। अब ये एक पुरुष हैं और 26 जुलाई 1979 रात को 10:10 रुड़की का इनका जन्म है। तो 5वें भाव में ये सूर्य शुक्र है और शुक्र अत्यधिक यहाँ कमजोर हो गया क्योंकि शत्रु राशि में और सूर्य मित्र राशि में। तो इनके साथ ये स्थिति हुई कि इनका भी तलाक हो गया। इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जो नवांश के हिसाब से भी हैं, लेकिन आज हमारा मकसद केवल इस युति को ही देखना है। तो इस युति से ये चीज समझ आई कि 5वें घर में भी ऐसा होने पर कारक घर जो इस भाव का कारक है वो प्रभावित होता है। तलाक होगा तो आप ये भाव भी प्रभावित होगा, तो आप सेम भी भाव से भाव यानी 7वां भी आएगा और पहला भी। अर्थ ये कि अगर तलाक होगा तो सिर्फ पत्नी को दुख नहीं हुआ, आपको भी तो दुख हुआ। तो दोनों घर एक साथ कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे। अब सूर्य कहाँ है? लगन के स्वामी के साथ भी है, सप्तम के स्वामी के साथ भी है, कारक के साथ भी है और इन तीनों ग्रहों के साथ वो इकट्ठा होकर के बैठा है। तो इनका भी तलाक हो गया। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। इस कुंडली पे ध्यान दीजिए। ये एक महिला है, 4 जुलाई 1987 का इनका जन्म है और दोपहर को 12:20 का इनका जन्म है, ये दिल्ली का। अब इनकी कुंडली में सूर्य शुक्र एक साथ हैं, बुध यहाँ पर स्वग्रही है और डायरेक्टली इस भाव और इस भाव से कोई लेना देना नहीं है, ना इस घर से, लेकिन सूर्य यहाँ का स्वामी है। अब हुआ ये कि इस भाव का अपनी कमजोरी के कारण ये भी दिक्कत में आई और इनका तलाक हुआ। यानी बाई चांस ये भाव पहले से ही कमजोर था, तो जो इनका कारक भाव है वो कमजोर था, तो सूर्य शुक्र की युति का ये परिणाम प्राप्त हुआ कि इनका तलाक हो गया। ये बात समझ आई? बेशक इन घरों का नहीं है, अब इन पे धन संपदा रुतबे की कोई कमी नहीं है, वो पोजीशन बहुत अच्छी है, आमदनी को लेकर कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मेन दिक्कत थी वो तलाक की थी। एक और एग्जांपल लेते हैं। पुरुष हैं, 26 मार्च 1970 1:06 सुबह जम्मू का इनका जन्म है। अब ये रहा सूर्य और शुक्र। यहां शुक्र अपनी उच्च राशि में है पर सूर्य से वो प्रभावित है। अब क्योंकि यहां शुक्र बहुत बलवान है, बेशक इनका भी तलाक हुआ और उसमें थोड़ा बहुत रोल इसका भी रहेगा, पर और ये जो पाप कर्तरी योग है इसका भी होगा, पर धन संपदा के मामले में कोई कमी नहीं है क्योंकि इस भाव का 11वें भाव का स्वामी है, बलवान है, तो इन्हें धन वैभव संपन्नता तो खूब मिली, पर ये भाव कमजोर हो गया क्योंकि इस भाव का कारक है शुक्र जो कमजोर हुआ पाप कर्तरी योग के कारण भी। तो सूर्य शुक्र ने क्या करा? धन संपदा वैभव आमदनी तो खूब दी, लेकिन वैवाहिक जीवन की स्थितियों को खराब कर दिया। और यही हमारे आज का विषय है, समझने की हमारी यही कोशिश है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में ध्यान दीजिए तो ये महिला की कुंडली है, 19 जुलाई 1976 3:45 शाम को दिल्ली का बर्थ है। अब इनकी कुंडली में इस भाव का स्वामी ही क्या है? शुक्र, और वो शुक्र अस्त हो गया, तो लगन प्रभावित होती, ये भाव होता या ये। अब यहाँ वृश्चिक वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये दोनों भाव एक साथ प्रभावित हो रहे हैं, तो थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ है, इनके लिए ज्यादा समस्या होती है। सूर्य के कारण ये बुध शुक्र यहाँ अस्त हो गया, इसीलिए मैंने इसे लाल रंग से लिखा। इन भावों में होने पर भी प्रभाव आता है, ऐसा मेरा विचार पहले से ही था। तो क्योंकि कारक भाव अच्छे से प्रभावित हुआ, इसका नतीजा ये निकला कि इनके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस आए और इनका तलाक हो गया। एक और कुंडली ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। ये एक महिला की कुंडली है, 2 जून 1992 दोपहर को 2:40 दिल्ली का बर्थ है। अब इनका भी तलाक हो चुका है। अब गौर कीजिए, सूर्य बुध शुक्र यहाँ पर है और शुक्र यहाँ स्वग्रही होने के बाद भी अस्त है, ये गड़बड़ हो गई। तो अब क्या हुआ? या तो इस भाव का कंट्रोलर होता, या इसका होता, या इसका होता। तो इस भाव से संबंधित सूर्य और 5वें और 9वें भाव में भी उसके ऐसे ही प्रभाव देखने में आते हैं, ऐसा मैंने आपको पहले भी कहा। तो इनके पास भी धन संपदा की, भाग्य की कोई कमी नहीं है, रुपया पैसे की स्थिति बहुत अच्छी है, इन्होंने MBA किया है, तो
समस्या वो नहीं है, समस्या है वैवाहिक जिंदगी का तनाव, खींचतान, एक दूसरे से विचार नहीं मिलना। तो शुक्र ने स्वग्रही होने के कारण वैभव तो खूब दिया, लेकिन सूर्य के कारण उसके कारकत्व पर एक नेगेटिविटी आई, जिसके कारण ही तनाव इन्हें देखने को आया। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि इस विषय को अच्छे से टटोला जाए, फिर भी कुछ कमियां रह गई होंगी। कोई चीज आप मेरी नॉलेज में लाना चाहते हैं, मुझे जरूर लिखिए, मुझे भी फायदा होगा, आपको भी होगा। और कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं इसी वीडियो से संबंधित, जरूर कमेंट बॉक्स में जाएं और पूछें। मुझसे जितना संभव है मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को लाइक भी कीजिए, बेल आइकॉन भी ऑन कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या उसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो उसका कुछ शुल्क है, कुछ फीस है जो आपको पे करनी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर लगातार वीडियो में फ्लैश हो रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं और आगे की सारी जानकारी आपको वहां दे दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।